तो बच्चों, ये उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि हमने शुरू किया था अकाउंटिंग टर्म्स को, हमने अकाउंटिंग टर्म स्टार्ट किया था और ये टर्म्स किसका है? अकाउंटेंसी का है। अकाउंटिंग टर्म्स की जो बात चल रही थी उसको हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि अगले शब्द कौन से हैं। व्यापार की इस भाषा के अगले शब्द कौन है? क्योंकि हम लोग व्यापार की भाषा सीख रहे हैं। किसी भी भाषा में जिस प्रकार शब्दों का बहुत महत्व होता है, किसी भाषा को हम सीखते हैं तो शब्दों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। उसी प्रकार ये अकाउंटेंसी क्या है? व्यापार की भाषा है। और इस तरह से हम जब अकाउंटेंसी सीखते हैं तो एक भाषा सीखते हैं और इस भाषा के भी अपने शब्दावली, अपने शब्द हैं। इस भाषा के अपने टर्म्स हैं और उन शब्दों का पहले हम मतलब को समझते हैं कि क्या मतलब होता है। जैसे ही हम शब्दों का सही सही मतलब समझ जाएंगे, इस भाषा का जहां हमें प्रयोग करना है, कहाँ करना है प्रयोग? बिजनेस में करना है, व्यापार में करना है, क्योंकि अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो इस सीखने के बाद बड़े आराम से, बड़े सही फॉर्म में हम बिजनेस इंफॉर्मेशन, बिजनेस रिकॉर्ड बड़े आसानी से कम्युनिकेट कर पाएंगे। जो लोग व्यवसायिक इंफॉर्मेशन के या अकाउंटिंग के माध्यम से जो यूजर्स हैं, जो इंटरेस्टिंग पार्टियां हैं, उन तक बड़े आसानी से इंफॉर्मेशन हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। जरूरी बात यह है कि हम शब्दों को सही तरीके से समझें, उसका मीनिंग जानें। इन शब्दों को, अकाउंटिंग के इस शब्दों को अकाउंटिंग भाषा में क्या अर्थ होता है, अकाउंटिंग जो भाषा है ये व्यापार की भाषा है, इस भाषा में इन शब्दों का क्या अर्थ होगा, हमें वही समझना और बिल्कुल सही सही समझना है। अगर हम सही नहीं समझते हैं, जरा भी गड़बड़ करेंगे, दूसरी भाषा में इसका अर्थ लेके जाएंगे, हिंदी में निकालना चाहेंगे, अंग्रेजी में निकालना चाहेंगे, उर्दू में निकालना चाहेंगे, तो उन शब्दों का मतलब फिर गड़बड़ हो जाएगा हमारे लिए। अलग बात है कि इन शब्दों को हम अंग्रेजी लिपि में लिख रहे हैं या हिंदी लिपि में लिख सकते हैं, किसी अन्य लिपि में लिख सकते हैं, लेकिन जब प्रयोग करना है अर्थ निकालते हुए, तो अकाउंटेंसी में हम प्रयोग करेंगे इसको, तभी हम किसी व्यापार के बही खाते को शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं। और बही खाता लिखने का मेन पर्पस क्या है कि आफ्टर ए कंप्लीशन ऑफ सर्टेन पीरियड वी हैव टू रिफ्लेक्ट द रियल एंड ट्रू पिक्चर ऑफ द बिजनेस। वो कैसे पिक्चर सही आएगा? जब तक आपका शब्दों का सही सही मतलब नहीं मालूम है, तब तक निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम इनको आगे बढ़ाते हुए इन शब्दों को देखते हैं। और पिछली क्लास में मैंने बात करी थी ओपनिंग स्टॉक, ये शब्द है, या ओपनिंग इन्वेंट्री, ये भी शब्द है। हमारे यहाँ इंडिया में ज्यादातर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है स्टॉक का, लेकिन अमेरिका वगैरह में ज्यादातर इन्वेंट्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोनों एक ही चीज है। हमने बता दिया था ओपनिंग स्टॉक के बारे में कि ये वर्ड भी रिजर्व है। ये जो स्टॉक वर्ड है, चाहे ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो, ये भी एक रिजर्व शब्द है। किसके लिए प्रयोग करना है इन शब्दों को? तो इस स्टॉक शब्द का प्रयोग हम लोग जो गुड्स है, ऐसे आइटम जो खरीदे गए हैं फिर से बेचने के लिए, उन्हीं गुड्स के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं स्टॉक शब्द का। और ये कौन सा गुड्स है? जो बगैर बेचे, अनसोल्ड गुड्स लाइंग इन द बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी खास दिन को जो बगैर बेचे हुए माल हमारे दुकान में, शोरूम में, गोदाम में पड़ा रहता है, उसके लिए हम लोग स्टॉक शब्द का प्रयोग करते हैं। सिर्फ माल के लिए, ध्यान रखना, सिर्फ माल के लिए। हम सब जानते हैं कि व्यापार में माल के अलावा और बहुत सारे आइटम्स होते हैं। अगर कपड़े का व्यापार है, कपड़े का हम व्यापारी है, तो कपड़ा तो होगा ही, लेकिन कपड़े के अलावा बहुत सारे और भी आइटम्स है, जैसे फर्नीचर है, फैन है, फ्रीज है, गाड़ी है, और भी कई चीजें हो सकती हैं। तो उन सारी चीजों को हम लोग स्टॉक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। हमें करना है सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए। इसको बता चुके हैं पिछले क्लासेस में। ओपनिंग स्टॉक का मतलब ये है, ओपनिंग वर्ड का मतलब है जो हमारे ईयर होते हैं, जो हमारे अकाउंटिंग ईयर है। आजकल नॉर्मली जो हमारे फाइनेंशियल ईयर है, जो वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले 31 मार्च को समाप्त होता है। इसमें 12 महीने का पीरियड हो जाएगा। तो ये साल हमारा शुरू होता है 1 अप्रैल से, तो कह सकते हैं कि 1 अप्रैल जो है हमारे वित्तीय वर्ष का या अकाउंटिंग वर्ष का पहला दिन है, और अगला जो आएगा 31 मार्च वो हमारे अकाउंटिंग ईयर का आखिरी दिन है।
तो कह सकते हैं कि किसी वित्तीय वर्ष के या हमारे अकाउंटिंग ईयर के पहले दिन वह स्टॉक जो पिछले साल से आया हो, यानी पिछले वर्ष का जो क्लोजिंग होता है, वही हमें इस साल के पहले दिन को ट्रांसफर करके आता है। यानी पिछला साल जो समाप्त हुआ होगा 31 मार्च को, तो क्लोजिंग निकला होगा, और उस क्लोजिंग को हम अगले साल के पहली तारीख यानी 1 अप्रैल को लेके आते हैं, और उसी स्टॉक का नाम हम लोग रखते हैं ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री। दूसरी बात, हमारे अकाउंटिंग ईयर के अंत में मतलब 31 मार्च को, 31 मार्च होगा चाहे जो ईयर हो जाए, तो अकाउंटिंग ईयर के आखिरी दिन को, ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जो अनसोल्ड स्टॉक है हमारे, अनसोल्ड जो गुड्स हैं, उनके लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करेंगे क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री, सिर्फ गुड्स के लिए। ये ध्यान रखना है, अकाउंटिंग ईयर के या वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को कितने पड़े हुए बगैर बेचे हुए, उनके लिए इन शब्द का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो हम समझ चुके हैं पहले भी ओपनिंग स्टॉक क्या है और क्लोजिंग स्टॉक क्या है। थोड़ा सा कुछ और मसला देखते हैं। स्टॉक के नाम से कुछ और प्रचलित हैं, कई बार ये वर्ड आ जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 2 स्टॉक को तो जानते हैं, समझ में बात आती है, लेकिन देखना आगे 2 स्टॉक और दिखाई पड़ रहे हैं। ये कौन सा स्टॉक है भाई? एक स्टॉक है लाइव स्टॉक, और दूसरा भी आएगा डेड स्टॉक। एक जिंदा वाला स्टॉक है, एक मृत स्टॉक है। अजीब है, दोनों के लिए वर्ड आ गया है, तो थोड़ा सा डिफरेंट मैनर है, थोड़ा सिचुएशन अलग है इसका। ध्यान रखना है, जहां भी लाइव स्टॉक की बात आएगी, हिंदी में बड़ा खतरनाक नाम है इसको, कहते हैं जीवित रहतिया। आप छोड़ दो हिंदी को, आप इंग्लिश में देखो। लाइव स्टॉक हमारे व्यापार में जितने पशु या कोई एनिमल जो हम लोग प्रयोग करते हैं, हम अपने व्यापार में किसी पशु का प्रयोग करते हैं, कैसे? एज एसेट, माल जैसा नहीं, गुड्स जैसा नहीं। हमारे व्यापार में जो पशु का प्रयोग हम करते हैं, पशु हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। जैसे ऊंट का हम लोग प्रयोग करते हैं, ऊंट से माल को भेजना, माल को ले आना, माल को ले जाना। हाथी का प्रयोग करते हैं, हाथियों से माल को ढोते, जंगल से लोग लकड़ियां निकालते हैं। जहाँ रास्ते उबड़े खाबड़े, यहाँ रास्ते सही नहीं है, वहां पर रेगिस्तानी इलाकों में हम लोग ऊंट का प्रयोग करते हैं, कैमल का, उससे माल ले जाते हैं, माल लेके आते हैं, क्योंकि रास्ते नहीं है सही, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। और कई जगह हमने हॉर्स कार्ट का प्रयोग करना पड़ता है, घोड़े का इस्तेमाल करते हैं, खच्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब किसी व्यापार में, चाहे कोई व्यापार हो, उस व्यापार में बतौर एक संपत्ति हम जब जानवरों का प्रयोग करते हैं, यानी व्यापार चलाने में वो जानवर हमारी सहायता कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? माल ढो रहे हैं, माल लेके आ रहे हैं, माल ढो रहे हैं, माल लेके आ रहे हैं, कई वर्षों तक हमारी सहायता करते रहेंगे। तो ये भी जानवर उस व्यापार में जब प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना है, वो गुड्स के जैसे नहीं है कि हमने हाथी खरीदा है, हाथी को फिर से बेचने के लिए, ऐसा नहीं है। हमने घोड़ा खरीदा है, घोड़ा फिर से बेचने के लिए। अगर घोड़ा खरीदा है उसको फिर से बेचने के लिए, तब गुड्स बन जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर घोड़ा खरीदा है, फिर से बेचने के लिए नहीं खरीदा है। वो घोड़ा हमारे व्यापार कैरी ऑन करने में सहायता करता है। वो ऊंट जो है हमारे व्यापार चलाने में सहायता करता है, न कि हम ऊंट खरीदते बेचते हैं। तो जब ऐसा लगे कि किसी व्यापार में कोई जानवर, किसी पशु का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो पशु क्या कर रहा है? हमारे व्यापार को चलाने में सहायता कर रहा है, हमारे हेल्प कर रहा है, हम उसको यूज कर रहे हैं, वर्षों वर्षों तक यूज करेंगे। तो ऐसे जो पशु हैं, जो एनिमल हैं, एक टेक्निकल उनका नाम आता है लेखा शास्त्र में, ऐसे पशु को अकाउंटेंसी की भाषा में हम लोग लाइव स्टॉक कह देते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि जैसे ही स्टॉक वर्ड आ गया तो गुड्स के लिए मत करना, थोड़ा बहुत यहाँ पर है कंफ्यूजन। तो ये लाइव स्टॉक, लाइव का मतलब होता है जानदार। तो किसी भी दूसरे आइटम में जान या प्राण होता नहीं है, उन पशुओं में ही प्राण है, और उन पशुओं का हम लोग व्यापार चलाने में सहायता लेते हैं, अतः उनका नाम रखते हैं हम लोग लाइव स्टॉक। अब इसमें कोई भी पशु हो सकते हैं जिनका प्रयोग आप करते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस शब्द का मतलब समझ चुके होंगे, और जहां प्रयोग करने का समय आएगा, बिल्कुल उचित शब्द का प्रयोग आप उचित जगह पर करोगे। आगे बढ़ते हैं। एक और वर्ड आ गया है डेड स्टॉक। ये भी कई बार कंफ्यूज करा देता है हम लोग।
चूंकि स्टॉक आधा पढ़ते हैं आधा छोड़ देते हैं, पूरा शब्द मिलाकर एक साथ पढ़ना है आपको, इसका मतलब एक साथ निकालना है, तब इसका सही अर्थ निकलेगा। यहाँ पर जो डेड स्टॉक है, हिंदी में कहते हैं मृत रहतिया। यहाँ जो डेड स्टॉक प्रयोग किया जाता है लेखा शास्त्र में, अकाउंटेंसी में, हमारे व्यापार में जितने आइटम्स हैं जो संपत्ति के रूप में, आगे हम संपत्ति का मतलब भी समझेंगे किसको संपत्ति कहते हैं, जो हमारे एसेट्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, संपत्ति के रूप में, जिसके अंदर जान नहीं हो, जिसके अंदर प्राण नहीं हो, तो पशु के रूप में नहीं है, कुछ इस रूप में नहीं है जिसके अंदर प्राण हो या जान हो, तो ऐसा। लेकिन संपत्ति है, संपत्ति के मतलब कई सालों तक प्रयोग करना है उसको। व्यापार में किसी संपत्ति का मतलब होता है कि उसको कई वर्षों तक हमें रखना है, उससे सहायता लेनी है या उसका हमें फायदा लेना है, उसको हम संपत्ति कहते हैं सामान्य भाषा में। तो ये जो है जितने सामान है हमारे व्यापार में जो कई वर्षों तक हम इस्तेमाल करेंगे उनको संपत्ति कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि वैसे संपत्ति के अंदर जान नहीं है, और जिसमें जान नहीं है वो क्या है, डेड है। तो वैसे संपत्तियों को जो व्यापार में हम प्रयोग करते हैं जिसके अंदर जान नहीं है, प्राण नहीं है, तो उनको हम लोग डेड स्टॉक का नाम दे देते हैं। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर एक एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी ये भी एसेट है, लेकिन उसके अंदर प्राण नहीं है, जान नहीं है। बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, कंप्यूटर, जनरेटर से कार, मोटर कार, ट्रक्स, ये जितने एसेट्स हैं ये सब के सब निर्जीव हैं, इसमें कोई जान नहीं है, और हमारे व्यापार के लिए इनको एसेट माना जाता है। एक टेक्निकल नाम इनको हम दे सकते हैं, लेखा शास्त्र के अंदर इनको नाम दे सकते हैं, और जो नाम होगा डेड स्टॉक। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से देखना है चीजों को। तो लाइव स्टॉक हो गए, डेड स्टॉक हो गए, ये चीजें आ गई यहाँ पर। अब आगे हम बढ़ते हैं, एक और बड़ा जो बार बार हम परेशान करता है, चीज को कंफ्यूज करा देता है, चीज को ध्यान से देखिए ये वर्ड। अगला हमारा टर्म है डेटर्स, इसमें ये बी साइलेंट रहता है, डेटर्स। इसी का दूसरा नाम है सन्ड्री डेटर्स, इसी का तीसरा नाम है ट्रेड डेटर्स, इसी का चौथा नाम है अकाउंट रिसीवेबल। ये एक ही चीज को इतने नामों से हम लोग जान सकते हैं। डेटर्स कह लें वही बात है, सन्ड्री डेटर्स कह लें वही बात है, ट्रेड डेटर्स कह लें वही बात है, अकाउंट्स रिसीवेबल कह लें वही बात है, या एस डेटर्स कह लें, एस, और सन्ड्री के बदले में एस आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पर सन्ड्री है, तो ऑलरेडी हमने फुल फॉर्म लिख दिया यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स। तो किसी एक चीज के लिए इन तमाम नामों में से किसी एक नाम का प्रयोग किया जा सकता है लेखा शास्त्र में। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इतने नाम आ सकते हैं, इनमें से किसी भी नाम को उठाकर आप अकाउंटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं जब करने की जरूरत पड़ेगी तब। अब ये कहते किसको है, ये कौन है, ये क्या है डेटर्स। सपोज करो हमारे जो व्यापार है तो हम लोग माल खरीदते भी हैं, माल बेचते भी हैं, लेकिन माल जो खरीदने का तरीका या तो हम नगद खरीदते हैं या फिर उधार खरीदते हैं। उसी प्रकार माल जब बेचते हैं तो पार्टियों को माल बेचते हैं, उधार बेचते हैं या फिर नगद बेचते हैं। अक्सर हमारे व्यापार में दोनों स्टाइल चलते रहता है, या तो नगद बेचें या उधार बेचें, या नगद खरीदें या उधार खरीदें, दोनों चलते रहता है। तो किसी व्यापार में यदि व्यापारी किसी कंपनी को, किसी संस्था को या किसी व्यक्ति को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर माल बेचा है लेकिन उधार बेचा, हम व्यापारी हैं, माल बेचते हैं, माल हमने बेचेंगे, किसको बेचेंगे, किसी पार्टी को बेचेंगे। वो पार्टी कंपनी हो सकती है, वो पार्टी बैंक हो सकती है, वो पार्टी कोई संस्था हो सकती है, वो कोई पार्टी इंडिविजुअल हो सकती है। तो कोई भी हो जिसको हमने माल बेचा है लेकिन उधार बेचा है, तो जिसको हमने उधार माल बेचा है उसको हम लोग डेटर कहेंगे। अब एक आदमी है तो डेटर, कहीं बहुतेरे पार्टियां हैं, बहुतेरे लोग हैं जिनको हमने उधार माल दिया है, तो उन सबको मिलाकर चूंकि प्लुरल फॉर्म है तो हम क्या कह देंगे, डेटर्स कह देंगे। जब एक से ज्यादा लोग हैं, एक से ज्यादा कंपनियां हैं, संस्थाएं हैं जिनको हमने उधार माल दिया है, तो उन सबको लिए हम लोग क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, डेटर्स। या उन सबको हम कह सकते हैं सन्ड्री डेटर्स, या उन सबको हम कह सकते हैं ट्रेड डेटर्स,
जो नाम देना चाहें दे लो। तो कह सकते हैं कि डेटर्स उन व्यक्तियों, कंपनियों, फर्मों, संस्थाओं को कहते हैं जिनको हमने उधार माल बेचा है या उधार धन दिया है। कई बार हम धन रुपये भी दे देते हैं उनको और फ्यूचर में हमें लेना होता है उनसे। उधार बेचे है तो फ्यूचर में तो लेना ही है, या उधार धन दे दिए तब भी उसे भी फ्यूचर में लेना है। तो जिन लोगों से हमें धन वसूलना है क्योंकि हम दे चुके हैं उनको, तो उन सभी लोगों को लेखा शास्त्र में, अकाउंटेंसी में एक टेक्निकल नाम आएगा, वर्ड आएगा जिसको हम लोग सन्ड्री डेटर्स कहते हैं। इसको ट्रेड डेटर्स भी कहा जाता है। चूंकि ये व्यापार वाली बात है, इससे साफ हो जाता है कि हाँ भाई ये ट्रेड वाले हैं। तो आप समझ चुके हो। मान लो कि हमने 1 लाख का माल बेचा, 1 लाख का माल बेचा, उसमें 10,000 हमने नगद बेच दिया, इसका मतलब 90,000 का उधार है। इसमें डेटर कितने के हैं? इसमें डेटर कहेंगे कि 90,000 के हैं। जो कैश बेचा है वो डेटर नहीं है, यानी सीधा इसका संबंध उधार से है। तो कह सकते हैं कि ऐसे पर्सन, ऐसे व्यक्ति, ऐसी संस्थाएं जिनको उधार माल बेचा है, भविष्य में वसूलना है, लेना है पैसा, उन सभी को टेक्निकल नाम डेटर्स या सन्ड्री डेटर्स दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी को हमने माल दे तो दिया है लेकिन पैसा नहीं लेना है, ये कब होगा? ये तब होगा जब हमने किसी को गिफ्ट कर दिया है, माल उसको दे दिया लेकिन अब पैसा नहीं लेने का मतलब क्या है? कभी नहीं लेंगे, आगे नहीं लेना है, यानी गिफ्ट कर दिया होगा, या फिर हमने दान कर दिया उसको, पैसा तो लेना ही नहीं है उससे। तो जब आप दान के रूप में दिए हैं, गिफ्ट के रूप में दिए हैं, या ट्रांसफर कर दिए अपने इस ब्रांच से उस ब्रांच को माल ट्रांसफर कर दिए हैं, तो उस ब्रांच को आप ये डेटर्स या सन्ड्री डेटर्स सब वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उधार शब्द का यहाँ प्रयोग नहीं है। उससे भविष्य में पैसा वसूलने वाली बात नहीं है। किसी भिखारी को माल दे दिया उधार, क्या वसूलेंगे भविष्य में चल के? अगर नहीं वसूलेंगे। किसी को गिफ्ट दे दिया, माल उठाकर ले जाओ, उधार ले जाओ, मत देना पैसा, इसका मतलब वसूलना तो नहीं है फ्यूचर में। इसलिए उन व्यक्तियों को हम लोग डेट इस कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो पक्का ध्यान रखना है, अकाउंटेंसी में इस शब्द का मतलब समझ गए होगे कि जिन व्यक्तियों, कंपनियों, फर्मों, संस्थाओं को उधार माल बेचा है, उनसे भविष्य में रुपया वसूलना है, तो उनको हम लोग उन्हीं के नाम से पुकारें तब भी डेटर हैं, या ये टेक्निकल नाम दे दे तब भी डेटर है। और इस शब्द के अंदर बहुत सारी पार्टियां आ सकती हैं, बहुत सारी कंपनियां आ सकती हैं। बजाय सभी कंपनियों, पार्टियों का नाम अलग अलग लिखने के, हम एक ही नाम दे देते हैं डेटर, काम चल जाता है। अगर जिनको हमने उधार माल बेचा है, मान लिया जाए कि वो 50 लोग हैं, अलग अलग नाम है, अलग अलग एड्रेस है, अलग अलग उनका अमाउंट है, तो 50 नाम लिखना पड़ेगा हमें किसको कितना उधार माल बेचा। तो वो तो इंडिविजुअल नाम हो गया उनका, मोहन, सोहन, करीम, ऐसे नाम आते जाएगा। उनके नाम के सामने उनका अमाउंट है, कितना दिया है। इन 50 लोगों को मिलाकर कोई कहता है कि एक नाम दीजिए जो सटीक नाम हो, तो लेखा शास्त्र में से जिनको उधार माल आपने दिया है उस सबके नाम मिलाकर, सबके नाम हटा दो, तो क्या नाम दे देंगे? डेटर्स। ये बतलाता है डेटर्स उन सभी को संकेत करता है जिनको उधार माल आपने दिया है। ये अलग बात है कि लेखा शास्त्र में कई रिपोर्टिंग हम लोग करते हैं, आगे चल कर देखेंगे हम लोग, कई स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, तो जहां जिसकी जरूरत पड़ती है शॉर्ट वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अगला शब्द को देखते हैं, यह है क्रेडिटर्स, उसका दूसरा नाम है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तीसरा नाम है ट्रेड क्रेडिटर्स, चौथा नाम है अकाउंट पेएबल, एक और नाम है एस क्रेडिटर्स। ये नाम आ रहे हैं जिसको, ये क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स हिंदी में महाजन कहते हैं, इनको हिंदी में महाजन कहते हैं। सीधी सीधी भाषा में महाजन हम लोग उसको कहते हैं जिसको हम लोग पैसा चुकाएंगे भविष्य में। वे लोग, वे पार्टियां, ये कंपनियां, ये फर्में, वे संस्थाएं हैं जिन्हें हमें भविष्य में पैसा देना है, उन सब को हम लोग कहेंगे क्रेडिटर्स मिला करके। यानी जिन लोगों से, जिन फर्मों से, जिन संस्थाओं से हमने उधार माल खरीदा है, पहले देखो बेचने वाले की बात चल रही थी,
अब हमने माल खरीदा है, नकदी नहीं उधार लिया है, तो किसी से तो लिया होगा, मोहन से लिया, सोहन से लिया, रेमंड से लिया, सियाराम से लिया। तो जिनसे, जिन पार्टियों से, कंपनियों से, व्यक्तियों से हमने उधार माल लिया है, तो उन सभी पार्टियों का टेक्निकल नाम हम लोग अकाउंटेंसी में दे सकते हैं क्रेडिटर्स। अगर एक ही बंदा है, एक ही कंपनी जिसे उधार माल लिया है, तो उसको हम लोग क्रेडिटर कह सकते हैं। इस हटा देंगे, सिंगुलर बन जाएगा। लेकिन अक्सर होता नहीं है ऐसा। हम व्यापारी हैं, बड़े लेवल के व्यापारी हैं, तो कई पार्टियों से हम लोग माल लेते रहते हैं उधार, तो ये सिंगुलर फॉर्म में ना होकर के प्लूरल फॉर्म में होते हैं, तो अक्सर ये वाला झमेला हमेशा इसमें ऐड होता रहेगा। तो आप क्रेडिटर्स कहिए या सन्ड्री क्रेडिटर्स कहिए या ट्रेड क्रेडिटर्स कहिए या अकाउंट पेएबल, पेएबल का मतलब हमें चुकाना है उसको, या सन्ड्री एस क्रेडिटर्स कहिए, सबका एक ही मतलब, एक ही शब्द के लिए इनका प्रयोग किया गया है। अब इन दोनों में देखते हैं, कंपेयर करते हैं। एक ऊपर लिखा हुआ डेटर्स, नीचे लिखा है क्रेडिटर्स, ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। डेटर्स उनको कहते हैं उन पार्टियों को जिनको हमने उधार माल बेचा है, भविष्य में पैसा वापस लेना है उनसे, और क्रेडिटर्स ठीक उसके उल्टा है, जिन पार्टियों से हमने उधार माल लिया है, अब पैसा भविष्य में उनको चुकाएंगे। जस्ट रिवर्स है, एक दूसरे के रिवर्स है। और ध्यान रखना, इसका सारा प्रयोग हमें व्यापार में करना है, हमें बिजनेस में करना है, क्योंकि बिजनेस की ही भाषा अकाउंटेंसी हम पढ़ रहे हैं। इनका अर्थ कुछ भी निकालना हो, लेकिन इससे बाहर जो निकालो कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर लेके मत आना। अंदर हम इस्तेमाल करेंगे उसी मतलब का जिसका यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी भाषा है अकाउंटेंसी, जो व्यापार की भाषा है, और इस व्यापार की भाषा में इन शब्दों का क्या अर्थ है वही तो हम लोग सीख रहे हैं। तो इस प्रकार हम ये भी समझ गए। एक और वर्ड बात करते हैं, बैड डेप्ट। बैड डेप्ट इसके हिंदी होती है डूबत ऋण। ऐसे भी लगता है कि डूब गया। हम व्यापारी हैं, माल जब उधार बेच देते हैं तो डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। किसी व्यापार में जो उधार हमने बेचा है, जो हमारे डेटर्स हैं, इसका अमाउंट है, तो उधार बेचे गए माल का वह भाग जो बिल्कुल कंफर्म है कि अब मिलेगा नहीं हमको। हमने जो भी उधार माल बेचा है, जितना रुपया का, कई लोगों को बेचा होगा, उसमें कोई भाग गया, पता नहीं कहाँ चला गया, कोई ट्रेसिंग नहीं हो रहा है, गायब हो गया, खोज लिया, सब उपाय करके थक गए, बस कंफर्म है कि अब नहीं मिलेगा। तो जितना नहीं मिलेगा कंफर्म है, पक्का है कि नहीं मिलेगा वापस, उसको हम लोग कहते हैं बैड डेप्ट। इसका अर्थ कहीं और मत निकालना, इसका अर्थ हम लोग अकाउंटेंसी में निकालेंगे, व्यापार में निकालेंगे। इसके बाहर पता नहीं क्या इसका मतलब होगा, सोचते रहना। हमें तो बस यहाँ देखना है क्या इसका मतलब होगा, यहाँ देखना है। तो कह सकते हैं कि उधार बेचे गए माल का वह भाग, उधार बेचे गए माल का वह भाग जो किसी भी कारण से अब वापस नहीं मिलेगा, कंप्लीट कंफर्म में नहीं मिलेगा, कोई डाउट नहीं है, कंफर्म नहीं मिलेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं बैड डेट्स। जैसे मान लिया जाए कि हमने 10 पार्टियों का माल बेचा, 10 पार्टियों को माल बेचा 20,000 का। उसमें एक पार्टी है जिसके यहाँ हमारा 5,000 का उधार माल था। सारे पार्टियों को उधार माल बेचा, टोटल अमाउंट था 20,000, 20,000 का माल था। उसमें एक पार्टी थी जिसको हमने 5,000 का माल दिया था उधार। अब पता नहीं, जब उस वसूलने की बारी आई, उस पार्टी को ढूंढते रह गए, पता नहीं कहाँ गए। पूरी कोशिश किया, 6 महीना साल लगा दिया, कहीं कुछ नहीं है कंफर्म। साल 2 साल में लगा दिया, कुछ पता नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा अब? तो उधार बेचे गए माल का वह भाग, वह हिस्सा जो अब कंफर्म है कि नहीं मिलेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बैड डेट। तो 20,000 का उधार माल बेचा था जिसमें कितना मिलने का बिल्कुल चांस नहीं है, 5,000 मिलने का बिल्कुल चांस नहीं है। तो यहाँ पर उधार है 20,000 और बैड डेप्ट है 5,000। एक और चीज सोचते हैं, अगर हमारे व्यापार में उधार बेचने की चलन नहीं होती, हम उधार बेचते ही नहीं है जी, उधार किसी को माल देते नहीं है, तो जब उधार नहीं बेचते हैं तो क्या उस व्यापार में ये शब्द आएगा, डेटर्स आएगा? नहीं आएगा। जहां उधार का चलन है वहीं पर ये शब्द आते हैं, जहां उधार है ही नहीं वहां पर ये डेटर्स का चक्कर ही नहीं है, मामला खत्म। और जहां पर डेटर्स नहीं है वहां पर बैड डेट भी नहीं।
क्योंकि ये उधार वाला हिस्सा ही तो है, उधार बेचे उस डूब गया उसमें। तो अगर डेटर्स नहीं है तो बैड डेप्ट नहीं है, अगर बैड डेप्ट है इसका मतलब है कि डेटर्स हैं, डेटर्स हैं इसका मतलब है कि उस व्यापार में उधार बेचने की चलन है। क्लियर यहां तक है? तो इस प्रकार हम शब्दों का मतलब समझ चुके होंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे और हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।